Atom is the smallest particle of an element which takes part in chemical reaction and it shows the property. ये अगर नाभिक हो तो कोई नहीं, which takes part in chemical reaction यहाँ तक कंपलसरी है। इनमें जो रिएक्शंस होती हैं वो एटम से शुरू होती हैं। आयन जो होते हैं चार्ज पार्टिकल, चार्ज एटम को आयन कहते हैं कि आज आयन पढ़ेंगे, वो एटम की सेकंड स्टेज है। तो कुछ जब एटम ऑलरेडी पार्टिकल्स आयंस की फॉर्म में होते हैं वो कंबाइन करके कोई और कंपाउंड बना देते हैं, तो वो चार्ज जो आयन है वो एटम से तो बने, वो फिजिकली अपने आप एग्जिस्ट नहीं करते। आज आप दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट सीखेंगे और उसमें से काफ़ी दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके अंदर 90% लोगों के कॉन्सेप्ट गलत होते हैं। एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, अलग चीज़ में आता नहीं, चलो बात ठीक होता, गलत होते हैं। जैसे एटम की डेफिनेशन में स्मॉलेस्ट पार्टिकल, इनडिविजिबल पार्टिकल, ये था, ये डेफिनेशन थी एक ज़माने में। कब थी? डाल्टन के ज़माने में। डाल्टन के बाद भी 50 काफ़ी अर्से तक, कई साल तक ये डेफिनेशन चली। जब वो डिवाइड हो गया वो डेफिनेशन खत्म हो गई। जब पता चला एटम का डिविजिबल है तो फिर क्या होगी, क्या डेफिनेशन होगी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो है अपनी जगह, वो भी सही है और ये भी सही है कि एलिमेंट का है, तो एटम का ताल्लुक एलिमेंट से है, मैटर से नहीं है। मैटर में कंपाउंड नहीं आ जाता, कंपाउंड से स्मॉलेस्ट पार्टिकल को एटम एलिमेंट नहीं, एटम नहीं कहते। फिर उसमें और ऐड किया गया तो भाई और क्या चीज़ इसमें जो भी केमिकल रिएक्शन होती है वो एटम से ही शुरू होगी। आयंस भी एटम से ही बनते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया था कि हम कोई चीज़ जलाते हैं कार्बन, तो हवा में 4 टाइम्स ज़्यादा नाइट्रोजन है, तब वो 79 पॉइंट समथिंग। ऑक्सीजन तकरीबन 18 पॉइंट समथिंग है, तो नाइट्रोजन तकरीबन 4 टाइम्स ज़्यादा है, 3 to 4 टाइम्स। जब हम कोई चीज़ जलाते हैं कार्बन या लकड़ी, तो वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, नाइट्रोजन से रिएक्ट क्यों नहीं करती? मुझे बताइए कि नाइट्रोजन के जो पार्टिकल्स हवा में पाए जाते हैं वो N2 यानी 2 एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। जब मॉलिक्यूल बनता है वो स्टेबल होता है। स्टेबल चीज चेंज नहीं होगी जब तक वो अनस्टेबल ना हो। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जरा सा हीट पाके टूट जाता है, अब वो टूट गया, अब वो अनस्टेबल हो गया, अब वो जिसके कॉन्टेक्ट में आएगा उससे कंबाइन करेगा। सब्जियां जितनी भी आप उड़ाते हो सड़ जाती है, वो सब ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं। जलाते हो वो भी ऑक्सीजन से कंबाइन करते हैं, कंबशन जो है ऑक्सीजन की बिना हो नहीं सकता। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए, मॉलिक्यूल तो एटम से मिलकर बना है, उसको एटम में तोड़ने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी या तो जो ऑटोमोबाइल इंजन होते हैं वहाँ पे इतनी हीट होती है कि वो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम में टूट जाता है। आम हालत में जो हीट होती है उसमें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल नाइट्रोजन एटम में नहीं टूटता। या जब आसमान में बिजली चमक रही है, लाइटनिंग हो रही है, तो वो लाइटनिंग जब होती है तो वो जो चार्ज पार्टिकल आपस में मिलते हैं और जबरदस्त आप देखते हो लाइट वो नजर आती है, उसमें जो हीट पैदा होती है वो हीट इतनी होती है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को तो ऑक्सीजन एटम में तोड़ ही देती है, लेकिन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को भी नाइट्रोजन एटम में ब्रेक कर देती है। और जब नाइट्रोजन ब्रेक होती है तो वो ऑक्सीजन से भी कंबाइन करती है, ऑक्साइड बनाती है नाइट्रोजन को। अब आगे चल के पढ़ोगे इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में, क्या ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन जो है फर्दर रिएक्ट करते हैं और एसिडिक सब्सटेंस बनाते हैं, एसिडिक कंपाउंड। बारिश में जब वो कंपाउंड जमीन पे गिरता है तो उसे एसिड रेन कहते हैं, फसलों को तबाह कर देता है, जमीन के लिए नुकसानदेह होता है। तो वो नाइट्रोजन जो ऑक्सीजन से कंबाइन कर रही है और ऑक्साइड बना रही है और फिर वो फर्दर कंबाइन करके एसिड्स बना रहे हैं, तो ये नाइट्रोजन आसानी से कंबाइन इसलिए नहीं करती कि उसका मॉलिक्यूल स्टेबल है। जब तक वो टूटेगा नहीं आगे रिएक्शन नहीं होगी। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल टूट जाता है वो रिएक्ट कर जाता है फौरन। तो इसलिए एटम का जो थर्ड पार्ट है एटम का, कि इट टेक्स पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। जब एटम बन जाएगा तो केमिकल रिएक्शन होगी, जब तक वो एटम नहीं बना था मॉलिक्यूल की फॉर्म में था रिएक्शन नहीं हुई। पॉइंट समझ में आ गया? फिर मैंने आपको बताया था कि एटम
सिंबल बताया था। सिंबल क्या है? लिखने का तरीका, स्मॉलेस्ट वे ऑफ राइटिंग। अब किसी एटम का पूरा नाम लिख दो ऑक्सीजन बड़ा बड़ा करके, वो सिंबल नहीं। सिंबल हमेशा कहते हैं शॉर्टेस्ट वे। तो शॉर्टेस्ट वे उस जमाने में, डाल्टन के जमाने में लोगों ने अलग अलग तरीके निकाले। कुछ अपनी जो उनकी रिसर्च थी उसको कॉन्फिडेंशियल रखने के लिए उसने वो ऐसे एलसीएफसी भी यूज करते थे कि कोई किसी के हाथ लग जाए तो वो ना समझ सके उनके क्या लिखा है। डाल्टन ने सीधा सा एक तो कॉन्सेप्ट ये था कि एटम जो है वो स्फेरिकल है, गोल। ये डाल्टन का कॉन्सेप्ट था, ये बहुत दिन तक चला है। तो इसलिए जितने भी डाल्टन ने एटम के सिंबल बनाए वो सब गोल बनाए, क्योंकि स्फेरिकल चीज को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें तो सर्कल से करते हैं। सर्किल को स्फीयर नहीं कहते, वो 2 डायमेंशन होता है, लेकिन स्फीयर को अगर हम 2 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करें तो सर्किल की तरह हो गया। तो जितने भी उसने बनाया, ऑक्सीजन का उसने बनाया खाली सर्कल, गोल्ड का उसने एटम बनाया, उसके अंदर उसने अंदर की तरफ वो दिखा दी, रेज निकलती। कार्बन का सर्किल बनाया एटम, उसको काला कर दिया। सल्फर तो बहुत दवाइयों में इस्तेमाल होती है, बहुत कीमती इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, उसको बना के सर्किल बना के उसके बीच में वो जो आपकी उसमें क्या नाम एम्बुलेंस वगैरह में जो निशान लगा होता है प्लस टाइप का, वो बना दिया। तो उसको डाल्टन सिंबल कहा गया, क्योंकि डाल्टन ने ये कहा। अब अलग अलग साइंसदानों ने अलग अलग सिंबल यूज करे। अब जब आपस में कांटेक्ट हुआ लोगों में, नॉलेज को एक दूसरे से ट्रांसफर हुई, तो इसमें प्रॉब्लम आने लगी। तो एक साइंटिस्ट की यूनियन बनी, तो कहते हैं ये क्या नाम है, यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के साइंटिस्ट उसमें इन्वॉल्व थे सारे। उन्होंने कुछ रूल्स बनाए। अच्छा, ये कानून है, ये रूल है कि रूल्स को फॉलो करके अगर आप कोई चीज़ करेंगे तो सही मानी जाएगी। जब रूल बन गए तो रूल नहीं बने थे, ठीक है, आप अपना काम अपना कुछ कर रहे हैं, दूसरा कुछ और कर रहा था, लेकिन जब रूल बन गए तो उसको फॉलो करके हम चलेंगे तो सही होगा, वरना गलत होगा। क्यों? वजह उसकी है कि जो रूल्स को फॉलो करके जो रिजल्ट निकालेंगे वो और रिजल्ट को भी मैच कर जाएगा, क्योंकि वो भी रूल्स को फॉलो करके बने। और हम अपने रूल अपने हिस्से से रिलेटेड रूल को फॉलो नहीं करें तो उसको हम दूसरी चीज से रिलेट इसलिए नहीं कर सकते कि वो तो रूल्स को फॉलो करके बने, तो हमारा रिजल्ट कुछ और निकलेगा, वो रिजल्ट कुछ और होगा। फिजिक्स में पढ़ेंगे ऐसे रूल, तभी होगा कि भाई सिंबल्स को क्या करें। अलग अलग साइंटिस्ट अलग सिंबल यूज कर रहे हैं, तो उन्होंने कुछ रूल बनाए, उसमें ये तय हुआ, ये स्टार्ट जो हुआ कि भाई जो सिंबल्स हैं वो इंग्लिश अल्फाबेट से दिए जाएंगे। जो इंग्लिश वाज एक लैंग्वेज जो तकरीबन दुनिया के हर मुल्क में बोली जाती है, समझी जाती है। अब कोई कहता है जी चाइनीज अल्फाबेट यूज कर लो, अरेबिक अल्फाबेट यूज कर लो, तो हम यूज नहीं कर सकते थे। चाइनीज तो हम जानती थी, अरेबिक अल्फाबेट्स हम लोगों के घर में उर्दू पढ़ाई जाती है, हम समझ लेंगे, लेकिन हर आदमी नहीं समझेगा। तो इंग्लिश अल्फाबेट्स को यूज करा, और उसमें भी नाम को अल्फाबेट में कौन सा वर्ड यूज करें, पहला नाम का पहला लेटर। लेकिन कहीं कहीं वो उसके जो नाम है वो ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए, ठीक है। इंग्लिश नेम जो था वो सिंबल या तो ऑलरेडी किसी उस एटम को जो अल्फाबेट था वो ऑलरेडी किसी और एलिमेंट का सिंबल बन चुका था, ये यूज हो रहा था। तो क्या करेंगे कि भाई ग्रीक लैंग्वेज में जो उसका नाम है वहां से सिंबल ले लो। वहां पे भी प्रॉब्लम शुरू हो गई कि भाई कुछ सिंबल्स ऐसे हैं, कुछ नाम है जो सेम अल्फाबेट से शुरू हो रहे हैं, तो दोनों का सिंबल सेम हो जाएगा। तो फिर उसमें चेंज ये करा गया कि पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखो, और उसका अगला लेटर भी ले लो, जब बीच में से कोई ले लो वो स्मॉल लेटर। जैसे फॉर एग्जांपल लेग है, अब लेग का इंग्लिश में तो एल से शुरू होगा, लेकिन उसका सिंबल जो लिया गया वो ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया। ग्रीक लैंग्वेज में लेग को प्लम्बम कहते हैं, प्लम्बम। अब प्लम्बम पी से शुरू होता है, तो अब उस प्लम्बम लैंग्वेज से हम सिंबल लेंगे, पी लेंगे, लेकिन पी तो ऑलरेडी यूज हो रहा है फास्फोरस के लिए, पी से सिंबल हो फास्फोरस, और वहां से भी पी लेने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उस प्लम्बम में उन्होंने बी लिया, सेकंड जो वर्ड लिया उसी नाम में से बी वर्ड लिया। प्लम्बम में बी भी आता है, सेकंड वर्ड नहीं लिया। कौन सा लिया? सेकंड भी नहीं लिया। क्यों? अगर पी के साथ एल ले लें
तो प्लैटिनियम बन जाता है, तो बी लिए प्लम्बम, तो लेड के लिए पी भी आता है। गोल्ड को ग्रीक लैंग्वेज में ऑरम कहते हैं, ऑरम के नाम से मशहूर था, तो उसका सिंबल लिया ए यू। सिल्वर को अर्जेंटीनम कहते हैं, उसका सिंबल लिया ए जी। अब दोनों ए से शुरू हो रहे हैं, ऑरम है अर्जेंटीनम, एक को यू का और दूसरे को ए जी का। आर इसलिए नहीं लिया अर्जेंटीना के अंदर कि आर्सेनिक के लिए यूज है, आर्सेनिक एलिमेंट। फिर हमने आपको बताया था सिंबल्स के बाद कि स्मॉलेस्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, स्मॉलेस्ट वे जो है उसको हम सिंबल कहते हैं। और इंग्लिश का रूल क्या है उसका सिंबल लिखने का, कि सिंबल will be written in by using English alphabets, and the first letter of the name will be capital and second letter will be small. Name can be, which in certain places the name is an English name, in some places the name is taken from Greek language. फिर आपको मैंने बताया था what does the symbol indicate. सिंबल कहीं बना वो भी कुछ इंडिकेट करता है। आप देखते हो कि रास्तों में बहुत सी जगहों पर कुछ ना कुछ डिटेल नहीं लिखी होती, सिंबल बना होता है। उस सिंबल को देख के एकदम समझ जाते हैं यहाँ ये जैसे किसी वो सर का सिंबल बना हुआ है बिना उसके गोश्त पोस्ट के, तो उसमें एक हड्डी सी निकली हुई है, एकदम समझ जाते हैं इसका मतलब डेंजर है। क्या डेंजर? तो कोई भी आदमी वहाँ पे जाके हाथ ही लगाएगा पर पढ़ लिखा आदमी होगा, ये तो खतरा है। जहाँ बिजली का हाई वोल्टेज होती है 2000 वोल्ट 4000 वोल्ट समझ में आई बात ये, तो वहाँ आप देखेंगे सिम्बॉलिक कहीं उसको इंडिकेट करते हैं। बहुत सारी जगहों पे सिंबल यूज होते हैं, कई इंसान का शक्ल बना देते हैं। अब जंगल है, वहाँ पे जो जंगल में शेर होते हैं तो वहाँ पे वो सिंबल के तौर पे तो शेर की बना देंगे तस्वीर, या कोई डेंजर का सिंबल बना देंगे भैया डेंजर है, जान का खतरा है। तो सिंबल में कुछ लिखा नहीं है फिर भी वो कुछ इंडिकेट कर रहा है, आप उसको सिंबल को देख के समझ जाते हैं खतरा है, ये हाई वोल्टेज है। तो जो सिंबल हम एलिमेंट्स के लिए यूज कर रहे हैं वो क्या इंडिकेट करते हैं, तो ऑटोमेटिकली एलिमेंट के लिए यूज कर रहे हैं तो एलिमेंट को नाम तो इंडिकेट करेंगे ही करेंगे। तो मैंने आपको बताए थे कि टोटल 5 पॉइंट बताए थे, वैसे 3 अक्सर लोग कहते हैं लेकिन हम 5 कहते हैं। कि पहला पॉइंट सिंबल क्या इंडिकेट करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट। जैसे एस लिखा है, अब हम एस को शिमला नहीं समझेंगे, सिलिकॉन वैली नहीं समझेंगे, अगर एस लिखा तो हम समझ जाएंगे ये सल्फर का सिंबल की बात हो रही है, सल्फर। तो नेम ऑफ द एलिमेंट। दूसरी बात है जो इसका ताल्लुक जो है एलिमेंट से है, तो वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम। सिंबल हमेशा अगर आपको 2 एटम लिखने हैं, 2 सल्फर एटम लिखने हैं तो 2s लिखना पड़ेगा। आपको कार्बन के 5 एटम लिखने हैं और आप सिंबॉलिकली लिखना चाहते हैं तो C तो कार्बन का आ गया लेकिन खाली C एक है, आपको 5 एटम इंडिकेट करने क्या लिखना पड़ेगा, 5C। C5 नहीं 5C, वो वजह नहीं। एक बात समझ में नहीं आई, बड़ी सिंपल सी बात है। आप मैंगो का सिंबल एक मैंगो बना लेते तो कितने मैंगो इंडिकेट करेगा, एक ही इंडिकेट करेगा। अगर आपको उस जगह पे सिंबल में 5 मैंगोज की बात लिखनी है तो आप मैंगो का सिंबल तो एक ही बनाएंगे लेकिन साथ में 5 लिख देंगे उसके शुरू में, बाद में नहीं, शुरू में। बाद में लिखेंगे तो कुछ और बन जाएगा। नेम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट एंड एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट। मुझे बात समझ आई थी कि अगर उस सिंबल के जरिए हम एटॉमिक मास लिखना चाहें कि एटॉमिक मास कितना होगा तो ये हमें याद होने चाहिए। मास हमें टेबल में देखेंगे ये याद करेंगे। तो अगर ऐसे अब सल्फर का मास 32 होता है, 32U, और कार्बन का मास 12U होता है। तो जब हम S की जगह मास लिखेंगे तो हम 32 का मास 32 यूज करेंगे, C12 वाला मास यूज
मतलब जो सिंबल है उस सिंबल के हिसाब से एटम का मास यूज करेंगे, वो एटम का मास हमें याद होना चाहिए। अब कोई कहेगी कि भाई आपने जैसे SO2 है, SO2 इसमें आपने 32 + 2 × 16 ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आपने 32 लिखा, आप 15 लिख देते, 18 लिख देते, 20 लिख देते, तो हमारी मर्जी नहीं चलती। यहाँ पे जो सिंबल यूज हुआ है उस सिंबल का जो एटम है, वो जो एटम का सिंबल है, उस एटम का मान हमें यूज करना है, वो हमें याद होना चाहिए। हम टेबल में नहीं याद तो टेबल में लिख लेंगे। तो एस सिंबल का कितना मास है, वो 32 है, तो यहाँ 32 ही यूज करेंगे एस की जगह पर। ऑक्सीजन का मास 16 होता है, ये ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये O2 जो है O के 2 एटम है, आगे का मतलब बी के साथ भी बातें हो जाएंगी, तो 16 × 2, तो ये टोटल मास जो इस पार्टिकल का बनेगा, एक पार्टिकल का जो टोटल मास बनेगा वो कितना बनेगा, वो 64 U उसका यूनिट है। हमने 16 क्यों यूज करा ऑक्सीजन की जगह, क्योंकि उसका मास हो, हम कोई और मास यूज नहीं कर सकते, तो हर सिंबल अपना मास भी इंडिकेट करता है। तो क्या इंडिकेट करता है वो आप याद करो या आप टेबल में देख लो। तो क्या क्या चीजें सिंबल इंडिकेट करता है, नेम ऑफ द एलिमेंट, नेम ऑफ एलिमेंट, वन एटम ऑफ द एलिमेंट, वन एटम ऑफ एलिमेंट, गिवन एलिमेंट, देखो जिसका सिंबल है, अगर एस सल्फर का सिंबल है तो सल्फर का यूज करेगा, और तीसरा एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, एटॉमिक मास ऑफ द गिवन एलिमेंट, यानी जो अगर सल्फर का सिंबल है तो सल्फर के एटॉमिक मास हम कब लिखेंगे, जब हमें मास की जरूरत है। तो एस की जगह जब मास लिखेंगे तो हम 32 लिखेंगे, कुछ और मास नहीं लिखेंगे। हर सिंबल अपना मास भी इंडिकेट करता है, अगर इंडिकेट कर रहा है हम यूज कब करेंगे, जब जरूरत होगी। ये नहीं कि इंडिकेट कर रहा है तो वो सामने लिखा हुआ नहीं आ रहा है, जरूरत होगी तभी तो निकालेंगे उससे। आगे आता है सिंबल इंडिकेट 1 मोल ऑफ गिवन एटम। अब ये गिवन एटम किसी 1 मोल किसे कहते हैं, मैं आपको 2 मिनट में समझा दूंगा। और एक और चीज इंडिकेट करता है सिंबल इंडिकेट ग्राम एटॉमिक मास। क्या एटॉमिक मास भी इंडिकेट करता है और ग्राम एटॉमिक मास भी इंडिकेट करता है। अब ये दो चीजें जो है इनको बता दो। अब पहले सिलेबस में था, आपने ये, लेकिन अब क्या नाम है, ये क्या है, ये हम अगर सिलेबस में वो तो बता देंगे, वैसे भी आपको हिंट दे देंगे, वो आपको बता देंगे, हमें उसकी वो नहीं। तो 5 चीजें सिंबल इंडिकेट कर रहा है। ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इससे आगे जो मैं पढ़ाऊंगा ना वो इसी से रिलेटेड चलेगा। सिंबल, अब इसके आगे चले, सिंबल के एटम सिंबल से एटम से रिलेटेड बातें पूरी हो गई। अब आगे आते हैं ये जो कंपाउंड होते हैं, इनके जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो CO2 से हम इंडिकेट करते हैं। अल्कोहल का स्मॉलेस्ट पार्टिकल C2H5OH ऐसे इंडिकेट करते हैं। ग्लूकोज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल C6H12O6, ये ग्लूकोज का है, ग्लूकोज जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल NO2, ये सारे। तो ये जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है इनको किस नाम से पुकारेंगे, सिंबल तो नहीं कह सकते, सिंबल तो एटम से एलिमेंट से रिलेटेड है, तो कंपाउंड है। तो इनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को क्या कहेंगे, पहले तो पार्टिकल को क्या कहेंगे, फिर उसको जो रिप्रेजेंट कर रहा है उसे क्या कहेंगे। पार्टिकल के जो कंपाउंड है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसी कंपाउंड को क्या कहेंगे, मैंने कहा था ना सीखोगे, सही सीखोगे, नहीं पता था मैं ये आंसर भी करता था।
उसको या तो मॉलिक्यूल कहेंगे या फॉर्मूला यूनिट कहेंगे। समझे? ये कॉन्सेप्ट बहुत बड़े लोगों के लिए भी होते। कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहेंगे या क्या कहेंगे? फॉर्मूला यूनिट। अब वजह उसकी समझ लीजिए। मॉलिक्यूल कब कहेंगे? मॉलिक्यूल स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का भी हो सकता है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल की डेफिनेशन नहीं है, कंपाउंड का ही होगा। ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज O2 से। O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल, सल्फर का मॉलिक्यूल S8, ओजोन का मॉलिक्यूल O3, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल N2, क्लोरीन का मॉलिक्यूल Cl2, C बड़ा L छोटा, Cl2, आयोडीन का मॉलिक्यूल I2। तो मॉलिक्यूल कब कहेंगे? हर हमेशा मॉलिक्यूल नहीं कहते। कंपाउंड के केस में मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं कुछ जगहों पे, और कुछ जगहों पे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे, फॉर्मूला यूनिट कहते हैं। तो मॉलिक्यूल का ताल्लुक एलिमेंट से भी कंपाउंड से भी। तो मॉलिक्यूल कहेंगे किसे? डेफिनेशन क्या है एलिमेंट और मॉलिक्यूल? क्योंकि एलिमेंट और कंपाउंड दोनों से, जबकि फॉर्मूला यूनिट का ताल्लुक सिर्फ कंपाउंड से, एलिमेंट से नहीं। बोलिए मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताओ। आज मान लो हमारे स्कूल में सही पढ़ाया गया है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ कंपाउंड। जो एलिमेंट का भी होता है, मॉलिक्यूल का ताल्लुक एलिमेंट से भी तो है। Sir, molecule is in a general group of two or more atoms. मुझे पता था ये तो ये पढ़ाया ही गया होगा। Two or more elements. क्या? जब किसी एटम स्टेबल हो जाता है किसी स्टेट के दूसरे मॉलिक्यूल Sir, में one or more Elements है। इससे पहले एक डेफिनेशन समझ लो। मुझे पता है ये डेफिनेशन आपके दिमाग में नहीं उतरेगी जब तक कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। और याद रखना ये सही डेफिनेशन है। सही का मतलब बिल्कुल सही, किसी सेक्शन में चले जाओगे गलत नहीं होगी। सुन लो पहले एक चीज समझ लो, फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करना क्या मतलब है? कोई पार्टिकल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, उसका मतलब क्या होगा? पहले इसको समझ लो। है? नहीं, फ्री स्टेट का मतलब समझ लो। ये समझ में आसानी से नहीं आएगा, आ जाएगा आसानी से, तो मैं एग्जाम्पल दूंगा, वैसे नहीं आएगा। फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला वो पार्टिकल होता है जो अपने ही जैसे, कुछ लोग कहते हैं जो कंबाइन नहीं करता, वो कंबाइन नहीं करता, गलत कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसको CO2 लिखते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल अगर लाइम वाटर के कांटेक्ट में आए या सल्फर डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में कंबाइन कर जाएगा। लेकिन इसको CO2 को जो हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल जिसको हम कहते हैं कि फ्री एग्जिस्टिंग फ्री स्टेट वाला पार्टिकल है, यानी इट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, जब वो कंबाइन भी कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? फ्री स्टेट। ऐसे पार्टिकल को कहते हैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है कि वो अपने जैसे दूसरे पार्टिकल से जब टकराए, कांटेक्ट में आए, तो जैसे दो बॉल्स टकराती हैं, रबड़ की बॉल है, एक दूसरे टकराई तो उनका आधा हिस्सा आधे में चिपक जाएगा, आधा आधे में इधर में चिपक जाएगा, क्या एलईडी अलग हो जाएंगी, बाउंस कर जाएंगी, बाउंस कर जाएंगी, चिपकेगी तो नहीं कि दो बॉल टकराई तो एक बॉल का आधा हिस्सा दूसरी बॉल के साथ चिपक गया। लेकिन अगर दो आटे के जो गुना हुआ आटा होता है, क्या बोलते हैं उसे, उसके दो पेड़े जो वो गोले बने हुए हैं, दो बोलते हैं, वो अगर आपस में टकराए, एक रखा हुआ है दूसरा आपने ऊपर फेंक दिया, वो उस पर टकराया, गुना हुआ आटा नहीं होता, पक्का हुआ नहीं। जब वो टकराएगा तो वो दूसरा डो जो उसके साथ आके मिलेगा तो क्या होगा? एलईडी अलग हो जाएगा, उनका कुछ हिस्सा उसमें या उसका इसमें आ जाएगा। ऐसी पोजीशन में जो चीज होती है जो टकरा के आपस में एक दूसरे सेम चीज को आपस में टकराए और वो बाउंस कर जाए टकराने के बाद एज इट इज, उसे कहते हैं ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और एज इट इज ना अलग हो, चिपक जाए, उसे कहते हैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता।
वही बोलते हैं। अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो है हवा में टकराते हैं, हजारों मॉलिक्यूल हैं। अब ये तो है नहीं कि वो हमारे पास आएंगे, हम सांस के साथ अंदर ले जाएंगे, आपस में टकराते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल है वो आपस में क्यों टकरा रहे हैं? टकरा रहे हैं ना, लेकिन वो टकराने के बाद एज इट इज अलग हो जाती है। ये नहीं होता कि CO2 का एक O जो था वो दूसरे से CO2 के साथ जुड़ गया कि मैं तो तुम्हारे साथ चलूंगा, बहुत दिन हो गए इसके साथ रहते, ऐसा नहीं होता। या CO2 से टकराया तो वो C जो था वो तो कार्बन पहले वाले CO2 के साथ जुड़ गया, C2O2 हो गया और ऑक्सीजन चले गए, हम तो आजाद हो गए। ऐसा नहीं होता, वो टकराएंगे और टकरा के एज इट इज बाउंस कर जाएंगे। ऐसा सच पार्टिकल जो ऐसा करता है उसे कहते हैं फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और टकरा के वो मिल जाए वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट। इसकी मिसाल ले लो, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से टकराता है वो एज इट इज अलग हो जाता है, उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम O2 से इंडिकेट करते हैं। O2 से टकराएगा, O4 नहीं बनेगा, O3 नहीं बनेगा, बल्कि वो टकरा के एज इट इज O2 अलग हो जाएगी, जैसे बॉल टकरा के अलग हो जाती है। लेकिन O से जब टकराएगा, कांटेक्ट में आएगा, वो अलग नहीं होगा, वो O2 बन जाएगा। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि O से टकराएगा, अपनी जैसे पार्टिकल से टकराएगा और वो आपस में मिल जाए, कंबाइन कर जाए, तो वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। O2 से टकराता है वो अलग हो जाता है, तो O2 फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, O फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। ये फ्री स्टेट वाली पॉइंट क्लियर हो गया, अच्छी तरह समझ में आ गया इसका मतलब क्या हुआ। वो तो अलग अलग एलिमेंट होगा ना, सेम टाइप की बात कर रहा हूँ, वो तो फिर बहुत सारे एलिमेंट दूसरे से कंबाइन करते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं। बात हो रही जैसे नाइट्रोजन के कांटेक्ट में आया, एटम के कांटेक्ट में आएगा और एन से वो कंबाइन कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे वो N2 बन जाएगा। लेकिन N2 के कांटेक्ट में आएगा तो वो कंबाइन नहीं करेगा। तो N2 वाला पार्टिकल जो है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन N वाला पार्टिकल जो खाली एक सिंगल पार्टिकल से बना है वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। पॉइंट समझ में आ गया नहीं आ गया? फ्री स्टेट से आपस में टकराने की क्लियर हो गई बात। O2 फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन O फ्री स्टेट में एग्जिस्ट, N2 फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है लेकिन N फ्री स्टेट में एग्जिस्ट। आर्गन के एटम हवा में पाए जाते हैं, आर्गन इज द थर्ड मोस्ट अबंडेंट इन एयर, फर्स्ट और नाइट्रोजन सेकंड नंबर पे, ऑक्सीजन थर्ड नंबर पे, आर्गन है और कार्बन डाइऑक्साइड तो चौथे नंबर पे आती है। आर्गन के पार्टिकल के एटम जो है वो आर्गन के एटम से टकराते हैं और एज इट इज अलग हो जाते हैं। O से टकराएगा O2 बन जाएगा, दो एटम मिल जाएंगे। आर्गन के एटम में टकराएगा, वो मिलेंगे नहीं, जोड़ेंगे नहीं। तो इसका मतलब आर्गन के एटम फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, जुड़ते नहीं आपस में। ये पॉइंट समझना जरूरी है मॉलिक्यूल की डेफिनेशन से पहले। अब आइए मॉलिक्यूल की डेफिनेशन। तो मॉलिक्यूल का ताल्लुक एलिमेंट से भी है, मॉलिक्यूल एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 हम इंडिकेट करते हैं सिंबॉलिकली, है ना। सल्फर के मॉलिक्यूल को एसिड कहते हैं, और मॉलिक्यूल का ताल्लुक कंपाउंड से भी है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 है। तो मॉलिक्यूल जैसे कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ये भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम में क्या था, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। यहाँ आएगा स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए कंपाउंड, एलिमेंट का भी तो होता है। और जब दोनों को यूज करना है एलिमेंट कंपाउंड, तो हम क्या वर्ड यूज करते हैं, सब्सटेंस। बताया था मैंने कि जब सब्सटेंस वर्ड यूज होता है, ये प्योर जिसको कहते हैं, और इसका हम वर्ड सब्सटेंस यूज कर रहे हैं, इसका मतलब इसमें एलिमेंट भी आ जाएंगे और कंपाउंड भी आ जाएंगे। या तो एलिमेंट और कंपाउंड दोनों बोलो या खाली सब्सटेंस बोलो। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस या स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। समझ में आया? आगे चलिए। विच, इसमें भी 3 पॉइंट्स हैं।
स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट से जो ताल्लुक सब्सटेंस से यानी एलिमेंट या कंपाउंड किसी एक से, और सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। मॉलिक्यूल के लिए कंपलसरी है कि वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करने वाला हो। अगर वो पार्टिकल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो वो मॉलिक्यूल नहीं है, क्या है हमें नहीं पता। पहली बात स्मॉलेस्ट होना चाहिए। अब आपने शुगर का एक ग्रेन लीजिए, छोटा सा आपको नजर आ रहा है आपके हाथ में, वो मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको आप और छोटा कर सकते हैं, और छोटा होगी भी शुगर ही गिराएगा, और छोटा भी कर सकते हैं, इतना छोटा कर सकते हैं कि नजर आना बंद हो जाए। तो जब तक वो उस स्टेज में ना पहुंच जाए कि उससे और छोटा नहीं कर सकते, और छोटा करेंगे तो एलिमेंट में टूट जाएगा। शुगर बने कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से, कि वो इस स्टेज पे आ जाए कि और छोटा करें तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों अलग अलग हो जाए। उस स्टेज के आने से पहले जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल था, यानी इसका मतलब है वो पार्टिकल स्मॉलेस्ट है, और छोटा करेंगे तो सारे तीनों एलिमेंट अलग अलग हो जाएंगे जिनसे शुगर बना। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस, स्मॉलेस्ट होना जरूरी है। अब शुगर का एक पीस ले लो, आप उसको मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि वो स्मॉलेस्ट नहीं है। अगर स्मॉलेस्ट तक आप पहुंच गए तो आप इसमें क्या चेक करेंगे आप ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। अब ऑक्सीजन का जो गैस है उसका जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है उसको हम सिंपल वे में सिंबॉलिकली इंडिकेट करते हैं, वो O से इंडिकेट करते हैं। स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहां से इंडिकेट करते हैं? O से। ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन की प्रॉपर्टीज भी शो करेगा, लेकिन ये मॉलिक्यूल नहीं है। क्यों नहीं है? फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। समझ में आई बात? तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में क्या क्या बातें आ गई? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस। पहली बात तो ये किसी सब्सटेंस एलिमेंट में कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल। दूसरी बात ये क्या? विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यानी अगर वो अपने जैसे दूसरे पार्टिकल के कॉन्टेक्ट में आए तो जुड़ेगा नहीं उसके साथ, उसको बाउंस कर जाएगा टकराने के बाद। ये फ्री स्टेट वाली सबसे कंपल्सरी बात है जो लोग नहीं जानते। इसलिए आर्गन के अभी बता दूंगा, आर्गन का एटम और आर्गन का मॉलिक्यूल सेम चीज को कहते हैं। आर्गन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल उसे एटम इसलिए कहते हैं तो वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट है। समझ में आई बात? ये और स्मॉलेस्ट पार्टिकल एलिमेंट का है, और अगर कभी आर्गन रिएक्ट करेगी, अगर कभी स्पेशल कंडीशन में इनर केसेस भी कंबाइन करती है, तो आर्गन कभी रिएक्ट करेगी स्पेशल कंडीशन में तो वो उसी पार्टिकल से शुरू होगी जिसको हम एटम कह रहे हैं। तो केमिकल रिएक्शन में वो हिस्सा लेता है तो उसको हम इसलिए एटम कह रहे हैं, फिर उसको मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, सब्सटेंस का सब्सटेंस एलिमेंट कंपाउंड दोनों आ गए। जो दूसरी कंपल्सरी कंडीशन है क्या मॉलिक्यूल की कि इट एग्जिस्ट इन वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और तीसरी कंपल्सरी प्रॉपर्टी है एंड इट शोज प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन सब्सटेंस ऑफ द, यानी जिसका वो मॉलिक्यूल है उसकी प्रॉपर्टी भी शो करता है। अब ये बात क्यों बता रहा हूं मैं? आपने पानी के मॉलिक्यूल, पानी को तोड़ना शुरू करा पार्टिकल्स को, तो हाइपोथेटिकल ले रहे, एक स्टेज आएगी आपको पानी का एक यूनिट मिलेगा और ये H था, ये H था, ये O था, फॉर्मूला था उसका H2 है। यहां तक आप पहुंच गए। इसको आप फर्दर ब्रेक करोगे तो दोनों H अलग हो जाएंगे, अगर ये आपस में मिल गए तो ये H2 बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? और O अलग हो जाएगा, ये दूसरा O नहीं है तो उससे मिलेगा ये O2 बन जाएगा। समझ में आएंगे? जब सेकेंड O कहीं दूसरे पार्टिकल से आएगा तो O2 बन जाएगा। अब इसी वाटर को तोड़ने से हमें H2 भी मिल रहा है, यानी वाटर में अगर हम करंट पास करें
फिर आप याद करो एसिडिफाइड वाटर में अगर हम करंट पास करें, ये एक्सपेरिमेंट भी था पहले कोर्स में, तो हमें हाइड्रोजन मिलता है और ऑक्सीजन मिलता है। तो ये वाटर को डिकम्पोज करने से आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल रहा है। अब ये जो हाइड्रोजन का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, और हाइड्रोजन का एलिमेंट उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, तो इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं ना, क्योंकि फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन ये वाटर का मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो पार्टिकल वाटर को तोड़ने से मिला है, ये वाटर की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन की। किसकी प्रॉपर्टी शो करेगा? इसी तरह जो दूसरा पार्टिकल मिला है, वो भी फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो आपस में जुड़ गया ऑक्सीजन ऑक्सीजन, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, लेकिन उसको हम मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहेंगे? वाटर का मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। किसी और चीज का मॉलिक्यूल होगा, लेकिन वाटर का मिला करते वाटर से, लेकिन वाटर का मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहेंगे? वाटर की प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, वो टूट गया। हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग, तो कुछ पार्टिकल हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे और कुछ ऑक्सीजन की। वो जो पार्टिकल वाटर को तोड़ने से मिलेंगे, डिकम्पोज करने से मिलेंगे, उनको हम वाटर मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे जो वो डिकम्पोज हो गए। तो ये कंपलसरी है कि उसको मॉलिक्यूल कहना है, तो वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी भी शो करे जिसको मॉलिक्यूल कह रहे हैं। अगर वाटर का मॉलिक्यूल कह रहे हैं तो उसको वाटर की प्रॉपर्टी भी शो करनी चाहिए। ये बात समझ में आ गई नहीं आ गया? किसकी प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए? अब जैसे आपने ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को तोड़ा, ब्रेकअप करा, जिसमें आपको कार्बन भी मिल जाएगा, हाइड्रोजन भी मिल जाएगी और ऑक्सीजन भी मिल जाएगी। ये आपस में जुड़ के फ्री स्टेट में भी आ जाएगी। तो अभी जो फ्री स्टेट में कार्बन के पार्टिकल लिखा है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा। हालांकि मिला ग्लूकोज को तोड़ने से, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल क्यों नहीं कहलाएगा? वो ग्लूकोज की प्रॉपर्टी नहीं शो करेगा, उसे कार्बन की प्रॉपर्टी शो करेगा। तो तीन डेफिनेशन, तीन पार्ट्स हैं मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में। स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किसका? एलिमेंट या कंपाउंड या सब्सटेंस, which exists in three state की कंपलसरी। अब ग्लूकोज को तोड़ने से भी पार्टिकल मेरा जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जबकि वो फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसलिए एक पॉइंट और ऐड हो गया क्या? एंड इट शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ गिवन सब्सटेंस, जिसका मॉलिक्यूल उसकी प्रॉपर्टी भी शो करे। अगर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है तो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो करे, सल्फर शुगर का मॉलिक्यूल है तो शुगर की प्रॉपर्टी शो करे। अब आपको चीजों बातें समझ में आ गई, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, क्योंकि ये डेफिनेशन 99% लोगों को क्लियर नहीं है और ना समझ में आती है। जिसमें पहली बात तो फ्री स्टेट का मतलब नहीं पता। जब तक फ्री स्टेट का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, आगे की बात समझ में नहीं। और ये हमेशा सही रहेगी डेफिनेशन, किसी स्टेज पे भी आप चले जाओ, किसी लेवल पे भी चले जाओ, ये डेफिनेशन सही है, कभी भी गलत नहीं होगी इंशाल्लाह। तो क्या डेफिनेशन होगी? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस which exists in free state, ये कंपलसरी पार्ट है। अब इसमें वाला पार्ट जो है कि टेक्स्ट पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो केमिकल रिएक्शन में भी हिस्सा लेता है, तो अच्छी बात है। एक पन दो का, जिसको एटम भी कहेंगे, और एटमों की बात हो रही है तो एटम उसी पार्टिकल को ले आके एटमों की लिस्ट में डाल देंगे, और मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उसी पार्टिकल को मॉलिक्यूल की लिस्ट में डाल देंगे। एटम भी है, मॉलिक्यूल भी है। मॉलिक्यूल इसलिए कहेंगे जो कि ये फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। एंड थर्ड पार्ट, एंड शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ द, ये क्यों कहा कि उससे निकला है, फ्री स्टेट में भी एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर भी उसका मॉलिक्यूल नहीं कहलाएगा जिससे निकला है। क्यों? जो जिससे निकला है उसकी प्रॉपर्टी शो, एक स्टेज के बाद वो ब्रेकअप हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, तो मॉलिक्यूल जब ही कहलाएगा वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जहां तक वो प्रॉपर्टी शो कर रहा है। उस अब प्रॉपर्टी शो करने वाले एक छोटा सा पार्टिकल, एक उससे थोड़ा बड़ा है, उससे थोड़ा बड़ा, तो जो बड़ा वाला है वो तो मॉलिक्यूल हो गई नहीं, वो जो प्रॉपर्टी शो करने वाले वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है वो मॉलिक्यूल कहलाएगा, अगर वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है। अगर नहीं करता तो फिर क्या कहेंगे? तो उसे मॉलिक्यूल नहीं कहेंगे। पॉइंट समझ में आ गया? डेफिनेशन